हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका पॉलिटिकल साइंस है, जिनका राजनीति शास्त्र है, उनके लिए आज के इस पेपर में यानी कि इस मॉडल पेपर में हम आपको एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही अग्रसर होगा और पेपर की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस तरीके की वीडियो आपको बार बार नहीं मिलने वाली हैं और आपको ये जो पेपर में एक रामबाण की तरह एक काम करेगा मॉडल पेपर, वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा और मॉडल पेपर के ज़रिए हम पेपर को सॉल्व भी करते हैं और इसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। तो सबसे हमारी जो रणनीति होती है दोस्तों, वो हमें पेपर को क्रैक करना होता है। इसी वजह से हम मॉडल पेपर को पढ़ते हैं, मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम पेपर को एक नए दृष्टिगोचर के अपेक्षा हम पेपर को तैयार करते रहते हैं। तो अब आपका आता है कि इसमें दिया गया कि बीए फोर्थ सेमेस्टर राजनीति शास्त्र प्रश्न पत्र। आपको पता ही है कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा आपका सब्जेक्ट है, इनकी पेपर का नाम है और खंड आ है। खंड आ से सभी प्रश्न करने होते हैं आपको और इसमें आपको 50 शब्दों में आपके आंसर होंगे। और फर्स्ट प्रश्न दिया गया कि पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस जो हैं पाइथागोरस जी के बारे में कौन सी परिभाषा दी गई थी, वो किस चीज़ पे उन्होंने अपना मत प्रकट किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। पाइथागोरस जी के बारे में दिया गया कि यूनानी राजनीतिक दर्शन का विकास छठी शताब्दी यानी कि छठी शताब्दी में हुई है, जिसमें से पूर्व दो विचारकों यानी कि पाइथागोरस और हेराक्लाइट्स द्वारा किया गया है। पाइथागोरस के राजनीतिक सिद्धांत यानी गणित के सिद्धांतों से प्रभावित है और इनके न्याय सिद्धांत का वर्ग संख्या के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस की यह खोज थी कि 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, बुद्धिमान यानी कि बुद्धि प्रधान, शौर्य प्रधान और तीसरा युग, यानी कि जिसे आगे चलकर प्लेटो ने अपने दर्शन के आधार पर बनाया। ये व्यक्तिगत संपर्क यानी कि संपत्ति के संबंध के समर्थक थे और पाइथागोरस व्यक्ति के लिए 2 प्रकार के प्रशिक्षण के समर्थक थे। कौन कौन से थे? शारीरिक और औषधि की और उसकी आत्मा के लिए संगीत। औषधि का तात्पर्य संतुलित एवं नियमित भोजन जिससे शरीर की स्वास्थ्य को कायम रखा जा सके। संगीत का तात्पर्य दर्शन का ज्ञान जिससे गणित और विज्ञान का ज्ञान प्रमुख था। तो ये था दोस्तों पाइथागोरस के बारे में। अब आपका आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन कि प्लेटो के न्याय क्या हैं। प्लेटो के न्याय के बारे में इसमें लिखेंगे आप लोग कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसे प्राप्य हो। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करने के पूर्व तत्कालीन यूनान में प्रचलित सोफिस्ट विचारकों के विचारों का खंडन करता है और इसके बाद उसने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या की है। प्लेटो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा 3 प्रकार की नैसर्गिक प्रवृत्तियां निवास करती हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर में तो आता है ज्ञान, सेकंड नंबर में साहस और फिर थर्ड नंबर में भूख। यानी कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत इस प्रकार कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर निर्धारित है। वह शासक और सैनिक वर्ग को राज्य का अभिभावक मानता है। इसके अनुसार शासक को दार्शनिक होना चाहिए, तभी आदर्श राज्य की स्थापना संभव हो सकता है। तो ये हो गया प्लेटो के न्याय। उसके बाद में फिर आता है थर्ड नंबर कि प्लेटो के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। इसमें आता है कि प्लेटो के प्रमुख रचनाएं 3 हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में तो प्लेटो जी का रिपब्लिक हो गया, सेकेंड नंबर में आता है दी स्टेटमैन और थर्ड नंबर में आता है लॉज। तो ये आता है आपका 3 उनका प्लेटो के प्रमुख रचनाएं। फिर आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन
फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरस्तु ने क्रांति के क्या अर्थ बताए हैं, यानी कि अरस्तु जी ने क्रांति के अर्थ क्या बताया है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसमें आता है कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार वर्तमान क्रांति से काफ़ी भिन्न है। क्रांति को उस अर्थ में नहीं मानता है जिस अर्थ में हम क्रांति का अर्थ लेते हैं, यानी कि हम 1789 की फ्रेंच क्रांति और 1917 की बेल्शेविक क्रांति और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से अर्थ लगाते हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन है। तो ये होता है कि अरस्तु जी की क्रांति के बारे में। अब आपका आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि सिसरो के समानता संबंधी विचारों को लिखिए। सिसरो के समानता संबंधी विचार हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसमें लिखेंगे कि जो सिसरो की समानता संबंधी विचार हैं कि सिसरो रोमन दार्शनिक था। उसके समय रोम में सरकार में निरंकुशता थी और यही कारण था कि रोम की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल था। जूलियस सीजर के साथ मिलकर सिसरो ने भी सरकार की निरंकुशता को विरोध किया है। सिसरो का सिद्धांत समानता के साथ जुड़ा हुआ है। वह राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति को मानता है और राज्य की व्याख्या करते हुए सिसरो ने लिखा है कि राज्य उस जन समूह की संपत्ति है जो बड़ी संख्या में पारस्परिक लाभ की इच्छा से कानून तथा सिसरो के बारे में एक सामूहिक सहमति के द्वारा संगठित हो जाता है। तो ये हो गया सिसरो की समानता संबंधी के विचार। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है एक्विनास के राज्य संबंधी विचार, यानी एक्विनास के जो राज्य संबंधी विचार हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको कहना होगा। इसमें आता है कि टॉमस एक्विनास ने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया है और उसके अनुसार मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति नगर राज्य में ना होकर राष्ट्रीय राज्य में होती है और राज्य के दीन दुखियों के लिए उचित साधन जुटाना तथा नागरिकों के शिक्षा की व्यवस्था करना मुख्य कर्तव्य है। टॉमस के अनुसार राज्य और व्यक्ति एक ही यानी कि का एक उद्देश्य होता है। इसने ईश्वर को सभी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का एकमात्र साधन माना है। तो ये हो गया एक्विनास के राज्य संबंधी विचार। फिर आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि अगस्टाइन के 2 राज्यों की अवधारणा, यानी कि अगस्टाइन यानी कि संत अगस्टाइन के जो 2 राज्य हैं। अब इसमें आता है जो 2 राज्य हैं, संत अगस्टाइन ने अपने ग्रंथ ईश्वर की राज्य यानी कि सिटी ऑफ गॉड में 2 राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार मनुष्य 2 राज्यों का नागरिक होता है और यही विचार रोम के प्रसिद्ध दार्शनिक सम्राट मार्कस अरेलियस ने भी दिया था। प्रत्येक व्यक्ति 2 राज्यों का निवासी है, एक रोम और दूसरा विश्व राज्य का, और इस नैतिक धारणा को ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ईसाई और ईसाई संतों ने कहा है कि संसार में मनुष्य एक निर्वासित या तीर्थयात्री की तरह है क्योंकि उसका असली घर तो स्वर्ग में है। संत पाल के अनुसार जिस राज्य में हम निवासी हैं वह तो स्वर्ग में है, और अगस्टाइन जी के अनुसार कहा गया है कि इस पृथ्वी के राज आदम के पतन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं और पतन से पूर्व मनुष्य स्वर्ग के राज्य में सुख शांति में निवास कर रहा है। तो ये हो गया अगस्टाइन जी के 2 राज्यों के बारे में इनकी जो अवधारणा है। फिर आता है 8 नंबर पर कि चर्च की सर्वोच्चता पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि चर्च की सर्वोच्चता के बारे में लिखना है। इसमें लिखेंगे ये आप लोग कि मध्य युग में धर्म का स्थान इतना प्रबल हो गया था कि राज सत्ता चर्च में केंद्रित हो गई और उसकी स्थिति धर्म सत्ता के शांति विभाग जैसी बन गई। धर्म एक जादू जैसा कार्य करने लगा। परिणाम स्वरूप राजा चर्च के नियंत्रण में हो गया। चर्च ने अपने समर्थन में 2 तलवारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। धार्मिक सत्ता की स्थापना में राज सत्ता पंगु हो गया, लेकिन 13वीं शताब्दी के चरण में धार्मिक परिवर्तन हुआ और राजकीय सत्ता को पुनः समर्थन मिलने लगा। तो ये हो गया आपका चर्च की सर्वोच्चता के बारे में। उसके बाद फिर आता है दोस्तों, अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैकियावेली के धर्म और नैतिकता पे टिप्पणी लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9th नंबर आपका।
इसमें लिखेंगे कि मैकियावेली यानी कि पहला दार्शनिक था जिसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करने का प्रयास किया। वह राजनीति में धर्म के पड़ने वाले प्रभाव से परिचित था। उसने यह स्वीकार किया कि शासक साध्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयास कर सकता है। मैकियावेली के अनुसार शासक स्वतंत्र है और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही वह नैतिकता के किसी बंधन में बंधा है। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ में डिस्कोर्सेस के 59वें अध्याय में लिखा है कि मैं यह विश्वास करता हूँ कि जब राज्य का जीवन संकट में है तो उसने नेताओं और गणराज्यों के लिए संकट में है तो राजाओं और गणराज्यों की रक्षा के लिए विश्वासघात का प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये होता है दोस्तों, ये था मैकियावेली के धर्म और नैतिकता पर टिप्पणी। उसका अंदर आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के बारे में। अब इसमें आएंगे हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था क्या है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना है। उस समय मानव में उचित और अनुचित के निर्धारण की कोई क्षमता नहीं थी। प्रत्येक शक्तिशाली मनुष्य अपने से निर्बल व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता था। इस प्रकार समाज में भय का वातावरण था और अराजकता व्याप्त थी। इसी अराजकता से बचने के लिए लोग ब्रह्मा के पास गए, जिससे घोषणा की गई कि हम अपने सभी अधिकार अमुक व्यक्ति को समर्पित कर रहे हैं और बशर्ते तुम भी ऐसा करो। ब्रह्मा ने इस धरती का मनु को राजा बना कर भेजा, अतः मनु प्रथम राजा थे। यानी ये हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के बारे में ये चीज़ें उन्होंने बताई थी। फिर आता है खंडवा। खंडवा में केवल 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। तो इस तरीके से हमने आपको एक एक करके सेक्शन ए के सारे प्रश्न बताया। अब सेक्शन बी की तरफ हम रुख करेंगे, यानी खंडवा की तरफ। और वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा कह रहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है, सुकरात के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों कि सुकरात एक शिल्पी का पुत्र होते हुए अपना संपूर्ण जीवन दर्शन के अध्ययन में लगाया। उसने राजनीतिक दर्शन के जिन बिंदुओं पर चर्चा की उसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान सिद्धांत ही था। उनके अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है। यानी यूनान में इधर उधर जो विचार बिखरे हुए थे उसे सुकरात ने यानी कि सकत्र करके यानी उस सुनिश्चित दर्शन का स्वरूप दिया। उसने ज्ञान प्राप्ति के सभी सिद्धांतों की कमियां पाई और इसे दूर करने के लिए अपने सिद्धांत की व्याख्या की। सुकरात ने ज्ञान के 2 रूप बतलाए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर तो उन्होंने बताया है ब्रह्म ज्ञान और सेकंड नंबर बताया उन्होंने वास्तविक ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में बताया उन्होंने कि ब्रह्म ज्ञान दिखावटी तथा लोक व्यवहार पर निर्भर करता है। इसकी अवधि सुनिश्चित होती है और इस ब्रह्म ज्ञान को ही ज्ञान यानी कि इंद्रिय ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। यानी कि इंद्रियां ज्ञान वह ज्ञान है जिसकी मनुष्य इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है, जैसे कानों से सुनकर, आँखों से देखकर, नाक से सूंघकर तथा जीवा से स्वाद लेकर आदि। इन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर मनुष्य जिस विश्वास का निर्माण करता है वह प्रथम ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। फिर आता है वास्तविक ज्ञान। अब वास्तविक ज्ञान का कार्य जो है वो कारण के संबंध का ज्ञान है और इस पर मनुष्य का अधिकार अस्थायी ज्ञान की सृष्टि करता है। वह ज्ञान सार्वजनिक होता है। सुकरात के अनुसार विश्व के सभी भौतिक पदार्थों के पीछे एक और तत्व छिपा हुआ है। सभी भौतिक वस्तुएं किसी न किसी ऐसे सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है जो शाश्वत, अनश्वर और अटल है। इस सत्ता का साक्षात्कार करना प्रत्येक मानव का परम लक्ष्य है और इसी ज्ञान को सुकरात ने वास्तविक या यथार्थ ज्ञान की संज्ञा दी है। सुकरात ने ज्ञान को गुण माना है और इसके अनुसार ज्ञान ही धर्म है और अज्ञानता पाप। मनुष्य अज्ञानता के कारण ही अधर्म की तरफ प्रवृत्त होता है और यदि इसे ज्ञान हो जाए तो वह पाप का कार्य नहीं करेगा। सुकरात ने सत्य ज्ञान को ही सद्गुण के नाम से पुकारा है। तो ये हो गया दोस्तों आपका सद्गुण ही ज्ञान है। यानी कि सद्गुण ज्ञान के उन्होंने 2
रूप बतलाए थे। एक तो ब्रह्म ज्ञान आपका हो गया है और दूसरा वास्तविक ज्ञान, तो दोनों के हमने आपको बताया है। फिर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि अरस्तु के राज संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। अब आपका आता है अरस्तु के राज संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। इसमें आता है कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्रथम अध्याय में राज संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के समान अरस्तु ने वे सोफिस्ट विचारों के मतों को स्वीकार नहीं किया है। अरस्तु के राज संबंधी विचारों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर में आता है राज्य का प्रादुर्भाव। इसमें लिखेंगे राज्य के प्रादुर्भाव में कि अरस्तु ने राज्य का जन्म परिवार के विकास से माना है। उसके अनुसार स्त्री पुरुष के मेल से परिवार अस्तित्व में आया। परिवार की संख्या बढ़ने के कारण एक गांव अस्तित्व में आया तो जो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। जनसंख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि होने के कारण समाज अस्तित्व में आया। समाज से ही राज्य का निर्माण हुआ है और अरस्तु जी का कहना है कि सबसे अच्छा प्राकृतिक गांव वही है जहां पर एक ही माता के दूध से पले बच्चे और उनके बच्चे निवास करते हैं। फिर आता है सेकेंड नंबर में आता है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम संगठन है। इसमें लिखेंगे आप लोग राज्य सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम संगठन में लिखेंगे दोस्तों कि राज्य सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम संगठन है। अरस्तु ने राज्य के संबंध में कहा है कि अन्य सभी संगठन मनुष्य की उसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जिसके लिए उसका गठन हुआ है, लेकिन राज्य मनुष्य का सभी भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्रिय रहते हैं। इस आधार पर वह अन्य संगठनों से उच्च ही नहीं श्रेष्ठ भी है। उसी में रहकर मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास संभव हो पाता है। फिर आता है थर्ड नंबर कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि अरस्तु राज्य का पूर्वगामी मानता है। उसका कथन विचित्र दिखाई देता है। एक तरफ तो वह कहता है कि मनुष्य से ही राज्य का निर्माण हुआ है, तो दूसरी तरफ उसका कहना है कि राज्य पहले आया और व्यक्ति उसके बाद में आया है। अरे अरस्तु ने राज्य और व्यक्ति में वही संबंध बताया है जो व्यक्ति के शरीर और उसके अंगों में संबंध होता है। शरीर का विकास पहले और अंगों का बाद में होता है, उसी प्रकार राज्य का विकास पहले और व्यक्ति के बाद में होता है। फिर आता है फोर्थ नंबर आत्मनिर्भरता संस्था। इसमें लिखेंगे कि अरस्तु राज्य को एक आत्मनिर्भर संस्था मानता है। परिवार एवं ग्राम मनुष्य जीवन की आंशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जबकि राज्य मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की श्रेष्ठताओं से बनी हुई है और किंतु उसकी सत्ता श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी हुई है। फिर आता है 5 नंबर राज्य के उद्देश्य और कार्य। अरस्तु जी के अनुसार राज्य के उद्देश्य मनुष्य के जीवन की सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि उसमें सद्गुणों का विकास और उसे श्रेष्ठ बनाने का है। उनके अनुसार राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए ही न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए है। उसके मुख्य कार्य निम्न है। इन्होंने फर्स्ट नंबर बताया है कि अपने नागरिकों के लिए पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। सेकंड नंबर में बताया है इन्होंने कि व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फिर थर्ड नंबर में आता है नागरिकों में सत्प्रवृत्ति का विकास करना ताकि वे स्वतः अपराध से स्वयं को दूर रखें। फिर आता है फोर्थ नंबर कि नागरिकों को बौद्धिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक साधन उपलब्ध कराना। तो ये थे आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन था अरस्तु के राज संबंधी विचार। फिर आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन अगस्टाइन जी के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। अब इसमें आएगा आपका अगस्टाइन जी के राजनीतिक विचारों पर। संत अगस्टाइन ईसाई धर्मशास्त्र में निपुण थे। उन्हें यूनानी, स्टोइक और रोमन चिंतन का भी पर्याप्त ज्ञान था। अपनी विद्वता एवं तर्क शक्ति के बल पर उन्होंने ईसाई धर्म दर्शन के आलोचकों को परास्त कर दिया। अगस्टाइन के विचारों का अध्ययन निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। किस तरीके से उन्होंने किया अगस्टाइन जी के राजनीतिक विचार। फर्स्ट नंबर पे लिखा है राज्य का स्वरूप। इसमें आता है कि अगस्टाइन जी का कहना है कि राज्य मनुष्य के पाप का परिणाम है और फिर भी पाप को नियंत्रित करने के लिए
इसकी आवश्यकता है। एक मनुष्य का दूसरे पर शासन आदमी के पाप के कारण आया और मनुष्य अहंकार के कारण यह बना हुआ है कि मनुष्य में पाप पूर्ण और असुरी प्रवृत्तियों में वृद्धि के कारण राज्य आवश्यक हो गया, क्योंकि राज्य के अभाव में यह प्रवृत्तियां इतनी बढ़ जाए कि मानवीय जीवन असंभव हो जाएगा। फिर आता है सेकंड नंबर, चर्च संबंधी विचार। अगस्टाइन जी का चर्च संबंधी विचार। इसमें लिखेंगे कि अगस्टाइन जी ने अपने दर्शन में चर्च एवं धार्मिक कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। उन्होंने चर्च को ईसा का दूसरा अवतरण माना है। पोप विशेष और चर्च के पादरी ईसा के प्रतिनिधि हैं, जिनका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व ईसाई धर्मशास्त्रियों की रक्षा एवं व्याख्या करते हुए मनुष्य के मोक्ष के मार्ग की तरफ उन्मुख करना है। मूलतः चर्च आस्तिकता व नैतिकता की प्रहरी और अपने उपदेशों द्वारा जनता का सद्जीवन की तरफ मोक्ष का मार्ग दिखाता है। अगस्टाइन के अनुसार चर्च का स्वरूप मिश्रित बताया है। फिर आता है थर्ड नंबर, दासता एवं युद्ध संबंधी विचार। यानी कि दासता एवं युद्ध संबंधी विचार में कहा है उन्होंने कि रोमन साम्राज्य दासता की प्रथा पर आधारित अपने लंबे इतिहास में संघर्षों और युद्ध के दौर में रोम को बार बार गुजरना पड़ा। दूसरी तरफ ईसाई धर्म शांति और स्वतंत्रता को मनुष्य की नियति मानता है। अगस्टाइन जी के अनुसार विश्व का स्वरूप ही द्वंद्वात्मक है और ईश्वर ने तो मनुष्य को शांति एवं प्रेम में रहने के लिए बनाया है, लेकिन राज्यों में क्षणभंगुर शांति ही देखने को मिलती है। मनुष्य के अंदर विद्यमान अज्ञानता एवं तृष्णा के कारण अस्थायी शांति मनुष्य की नियति नहीं है। परिवार में तनाव एवं टकराव दिखाई पड़ता है। तो ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन अगस्टाइन के राजनीतिक विचार के बारे में। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें लिखेंगे कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतक का प्रथम विचारक माना जाता है। उसके चिंतन में मध्ययुग के अध्यात्मवाद को पुट नहीं। कुछ विद्वानों ने मैकियावेली को उनसनकी और पागल माना है, तो कुछ उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है। जब उसने अपनी पुस्तक प्रिंस की रचना की, तो यह पुस्तक यूरोप में घर घर पढ़ी गई। तब किसी ने उसे गाली दी और किसी ने उसे की बड़ाई की। यानी कि मैक्सी ने उसे युग पुरुष माना है। मैकियावेली को कुछ विद्वान युग के शिशु के रूप में मानते हैं, तो कुछ उसे आधुनिक युग पर जनक मानते हैं। यानी इस संबंध में डर्निंग जी का कहना है कि यह प्रतिभावान फ्लोरेंस वासी पूरे अर्थों में अपने युग का शिशु था और निम्न आधार पर उसने अपने युग का शिशु माना जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर में उन्होंने लिखा है कि युग परिवर्तन का शिशु। मैकियावेली के समय सभी संस्थाएं अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रही थी। समाज में राजनीतिक भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का बोलबाला था। ऐसे समय में मैकियावेली ने स्वार्थहीन युग के सिद्धांतवादी विचारक के रूप में कार्य किया था। सेकंड नंबर आता है पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। जोन्स ने मैकियावेली को पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु बताया। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग करके विचारों की ऐसी दशा प्रदान की जो पुनर्जागरण की धारणा अनुकूल थी। फिर आता है थर्ड नंबर वासना का शिशु। इनमें कहा है कि मैकियावेली वासना और चरित्रहीनता का भी शिशु था। उनकी कीर्तियाँ अनैतिक संबंध, असामाजिक प्रवृत्तियाँ की स्पष्ट छाया पड़ती हैं। उसने नकारात्मक वस्तुओं के अलावा सकारात्मक का भी प्रतिनिधित्व किया। फिर आता है फोर्थ नंबर राष्ट्रीयता का शिशु। मैकियावेली राष्ट्रीयता का भी शिशु था। उसने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया, इसलिए उसे राष्ट्रीयता का शिशु कहा गया। फिर आता है 5 नंबर संप्रभुता का शिशु। मैकियावेली ने शक्ति को ही संप्रभु माना है। उसके द्वारा निरंकुश और असीमित शक्ति को समर्थन व्यवहारिक रूप से संप्रभुता के उद्देश्य को पूरा करता है, इसलिए उसे संप्रभुता का शिशु कहा गया है। मैकियावेली ने चर्च और पोप को भी आलोचना की है। इसके अनुसार चर्च न हमें केवल धार्मिक और भ्रष्ट बनाया है, इस प्रकार वह मध्ययुग का अंत करता है। फिर आता है 6 नंबर यथार्थवादी चिंतन का शिशु। मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक था। उसने अपने को दार्शनिक सिद्धांतों की उलझनों में न डालकर व्यवहारिक समस्या का अध्ययन किया। फिर आता है 7th नंबर
कि निरंकुशता का शिशु। मैकियावेली ने अपने पुस्तक द प्रिंस में प्रशासकों को निरंकुश, हिंसक, अत्याचारी, विश्वासघाती, कपटी, क्रूर, निर्दयी तथा बहुरूपिया बताया है। इस प्रकार मैकियावेली को युग का शिशु कहता है। डनिंग जी के अनुसार कहा गया कि आधुनिक युग को प्रारंभ करता है, उसी प्रकार सत्य ही जिस प्रकार यह कहना है कि मध्य युग को समाप्त करता है। तो ये होता है आपका निरंकुशता का शिशु। फिर आता है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की व्याख्या कीजिए। इसमें लिखेंगे आप लोग हीगल जी के बारे में, द्वंद्वात्मक जो इनकी पद्धति है। इसमें हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ है विश्वात्मा की अवधारणा और विश्वात्मा की विशेषताएं, सतत गतिशीलता। अतः हीगल जी ने विश्वात्मा की इस स्वप्रेरित गतिशीलता को अभिव्यक्ति करने वाली पद्धति को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया। उसने अपने समस्त द्वंद्वात्मक सिद्धांतों की पद्धति द्वारा विवेचित किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति का विचार हीगल के दर्शन का मूल तत्व अवश्य है, किंतु यह उसका मौलिक विचार है। वस्तुतः इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुकरात ने किया था। हीगल जी ने यूनानियों के विचार में द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण करते हुए उसने मौलिक परिवर्तन को दिए और इस वाद विवाद को उठाकर वाद प्रतिवाद और संवाद के स्तर पर ले गया। हीगल के अनुसार किसी वस्तु की वास्तविकता की पहचान 3 चरण होते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर उसका होना, सेकंड नंबर उसका प्रतिरोध अर्थात वह क्या नहीं है, थर्ड नंबर दोनों की संश्लेषण अर्थात उसका बन जाना। फिर आता है हीगल के मतानुसार कि विश्वात्मा के विकास क्रम में राज्य एक विशिष्ट स्थान है और विश्वात्मा की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उसके प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं तथा राज्य की किस लिए विशिष्ट स्थान है, ये बातें द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से जानी जाती हैं। हीगल का मत कहना है कि मानव सभ्यता का विकास सीधा और सपाट है, वह टेढ़ा मेढ़ा है जिसे आध्यात्मिक चिंतन या बुद्धि द्वारा माना जाता है। मानव बुद्धि धीरे धीरे सत्य की ओर उन्मुख होती है। किसी भी विषय के सत्य की जो प्रथम झलक मानव बुद्धि को मिलती है वही वाद है। आगे चलकर जब मनुष्य को अपूर्णवाद आभास होता है और वह नए सत्य की खोज करता है तो वह प्रतिवाद का जन्म देता है, परंतु वाद की भांति यह प्रतिवाद भी आंशिक सत्य ही रहता है, पूर्ण सत्य नहीं है। इस प्रकार मनुष्य प्रत्येक त्रयी द्वारा सत्यान्वेषण की एक सीढ़ी चढ़कर उच्च स्तर पर पहुंचने का प्रयास करता है और आगे चलकर संवाद पूर्ण सत्य होने के अभाव में स्वयं वाद बन जाता है और इस विकास प्रक्रिया में एक नवीन त्रयी को जन्म देती है और इस प्रकार वाद प्रतिवाद का संवाद का क्रम आबाद में गति से चलता रहता है। यह संवाद वाद और प्रतिवाद दोनों का समन्वित रूप होने के कारण इन दोनों से विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है। अतः कालांतर में यह संवाद पुनः वाद अपने आप को परिवर्तित कर लेता है और पुनः अपने प्रतिवाद को जन्म देता है, जिससे पुनः संवाद की स्थिति पैदा होती है। अब आता है इस तरह वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और सभ्यता अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होती रहती है। अतः हीगल जी के अनुसार सभ्यता विकास का मार्ग त्रिकोणात्मक बताया है। वो कौन कौन से हैं त्रिकोणात्मक? इसमें आता है कि हीगल जी के अनुसार विकास की जो है विश्वात्मा का विकास श्रृंखलावाद, प्रतिवाद और संवाद के अनेक त्रयी समूह में बनी है। प्रत्येक त्रयी व्यापक में अंतर है, कोई त्रयी काफ़ी लंबी है, कोई उससे कम व्यापक रही। सर्वाधिक त्रयी तर्क, प्रकृति और आत्मा है, जिसके अंतर्गत अन्य त्रयी समूह में भी आ सकती है। जैसे आपका तर्क में सत्ता, सार और विचारक आते हैं, प्रकृति में यांत्रिक, भौतिक और प्राणिकी और आत्मा में आपका आता है अंतरात्मा, प्रेरणा और निरपेक्षता। द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? इसमें आपका आता है फर्स्ट नंबर कि सत्य के अन्वेषण का अद्वितीय तरीका, यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा हीगल ने सत्य के अन्वेषण का व्यवस्थित नियम बताया। हीगल ने यही दर्शाया कि किसी वस्तु की वास्तविकता एक वस्तु को प्रतिबल वस्तु से तुलना करके ही की जाती है। सेकंड नंबर संघर्ष की विकास का निर्धारण, यानी द्वंद्वात्मक पद्धति का मूल मान्यता है कि प्रगति यह विकास
दो परस्पर विरोधी वस्तुओं या शक्तियों में द्वंद्व या संघर्ष का परिणाम है। वस्तुतः व्यक्ति और समाज का विकास सीधी रेखा में नहीं होता है। थर्ड नंबर में आता है स्वतः प्रेरित और स्वतः प्रसंचालित। इसमें लिखेंगे कि इस पद्धति की व्याख्या विशेषता इससे स्वतः संचालित होने का गुण है, इससे स्वतः चलायमान होने की शक्ति का आधार इसमें निहित अंतः विरोधी संघर्ष की प्रवृत्ति है। संवाद धीरे धीरे स्वतः प्रतिवाद बन जाता है और प्रतिवाद स्वतः ही संवाद बन जाता है। संवाद नया वाद बनकर प्रतिवाद को जन्म देने के लिए बाध्य होता है। हीगल ने इसे ऐतिहासिक आवश्यकता कहा है। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी का खंड बा का। अब आता है खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 4 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न इसमें लिखा है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर आता है 8th नंबर, अरस्तु द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। फिर आता है 9th नंबर क्वेश्चन कि संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार की व्याख्या कीजिए। फिर आता है 10th नंबर, माइकल ऑक्सफोर्ड के राजनीतिक दर्शन की स्पष्ट कीजिए। तो ये दोस्तों 2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे पढ़ने में लिखने में आपको आसानी हो जाएगी और जो टाइम आपका होता है वो क्लियर होता रहेगा। टाइम का भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका मालूम हो जाएगा और अच्छे से आप तैयारी भी कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उसमें धन्यवाद दोस्तों।